नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो विज्ञान की बुक है उसके 1 नंबर पाठ के बारे में, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो ये जो पाठ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है और ये जो पाठ है आप सभी को पता है, जो आरबीएसई का जो सिलेबस आया है नया कोरोना के कारण 40% काटकर जो 60% सिलेबस बचा है उसके अंदर भी जो ये पाठ है वो लागू है। तो इसलिए हमें इस पाठ को पढ़ना बहुत जरूरी है क्लास 10 के बच्चों के लिए। और आगे ये जो पाठ है ये आगे भी जो एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें भी इस पाठ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उनको भी ये पढ़ना जरूरी है। तो खास रूप से ये क्लास 10 के लिए बनाया जा रहा है। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो पाठ है पूरा का पूरा हमें पढ़ना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो चीजें इसके अंदर छोड़नी होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो चीज हमें नहीं पढ़नी है ये इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अध्याय नंबर 1 है हमारे विज्ञान का क्लास 10 का, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब ये पाठ पूरा हो जाएगा तो आगे जो अगले पाठ है जो हमें सिलेबस के आधार पर दिए हुए हैं वो हमें पढ़ने वाले, यानी नए सिलेबस के आधार पर आपको इस चैनल के ऊपर तैयारी करवाई जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ तो क्या है इधर की ओर है और एक पैराग्राफ है इधर की ओर है। तो पहले जो है इधर वाली जो पैराग्राफ है उसे पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 1 नंबर पैराग्राफ को। तो ये मैंने सेट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पाठ को। जहां पर भी इंपॉर्टेंट बातें होगी एग्जाम की दृष्टि से वो आपको मैं खास रूप से बताने वाला हूं। तो आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संतुलित आहार लेने की आवश्यकता क्यों है। पहले पैराग्राफ उसके अंदर आपको दिख रहा है कि संतुलित आहार या मानव को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर होगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए इसका आंसर होने वाला है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि मानव को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता क्यों है या जीव जंतुओं को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता क्यों है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे दिमाग के लिए क्या होता है कि संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप संतुलित आहार लेंगे तो आपका जो शरीर, आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा बना रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि संतुलित आहार शरीर के लिए क्यों आवश्यक है या मानव या जीव जंतुओं को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता क्यों है, तो उसका जो उत्तर आपको मिल गया होगा। एक बार और बता देता हूं कि अच्छे शरीर या अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। तेज दिमाग के लिए, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए या शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग वो भी तेज करता है। ये आपका उत्तर होने वाला है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संतुलित आहार लेने की आवश्यकता क्यों है। तो ये इसका जो आंसर हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप इसे नोट कर लेना या इसे जो ये क्वेश्चन है इसे भी लिख सकते हैं और इसका जो आंसर हो नीचे लिख सकते हैं वीडियो को पॉज कर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन की संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध है। तो एक फ्रेंड्स यहाँ पर भी थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, आप लिख लीजिए, शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे छूटे नहीं कि संतुलित भोजन क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि संतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका जो आपको उत्तर लिखना है वो क्या है, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो, सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। इसका आपको आंसर लिखना है। अगर पूछ लिया जाए कि संतुलित आहार क्या है, तो संतुलित आहार वह आहार है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व क्या हो, मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी
पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए कि असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कि किसी भी भोजन में किसी भी पोषक तत्व की जो कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है, असंतुलित भोजन कहा जाता है। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जरूर लिख लेनी है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, एक एक चीज को आपको समझते हुए जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक चीज हम बीच में छोड़ देते हैं तो अगर वो एग्जाम में पूछ ले जाए तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे नंबर कट हो सकते हैं। इसलिए हमें एक भी चीज नहीं छोड़नी है, चाहे हमें टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन चीज को हमें ऐसे बिल्कुल कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना, पूरी क्लियर करते जाना है हमें। क्योंकि फ्रेंड दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता, एक बार ही हमें पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की हमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं हो। तो प्रत्येक चीज को समझना है, जानना है और एकदम अच्छे तरीके से समझकर हमें आगे चलना है, चाहे समय हमें ज्यादा क्यों न लग जाए। तो चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, आपने देखा होगा कि कुपोषण किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो किसी भी पोषण में बहुत अधिक समय से या बहुत अधिक लंबे समय से किसी एक पोषक तत्व की कमी होना और उस कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व अब हमारा जो यहाँ पर 2 नंबर जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। यानी शरीर में जिस पोषण या जिस तत्व की कमी हो जाएगी और जिस तत्व से जो हमारे शरीर का अंग है जो काम करता था वो क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है संतुलित व असंतुलित भोजन। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है संतुलित व असंतुलित भोजन, बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड। इंपॉर्टेंट चीज है, तो चलिए ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से, हमें पीछे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन प्राप्त मात्रा में नहीं मिलना है, मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि कुपोषण की कमी होता है। कई बार तो लोगों को जो पोषण या खाना नहीं मिलने के कारण वो क्या होते हैं, कुपोषण का शिकारी हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बुरी आदतों के कारण भी कुपोषण की शिकारी हो जाते हैं। कैसे कि कोई व्यक्ति को शराब की आदत है और वो व्यक्ति शराब में क्या रहता है, शराब के नशे में धुत रहता है, वो समय पर भोजन नहीं करता है, तो उसके अंदर जो क्या है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, उस कारण से उसके कुपोषण हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात इतनी ऊपर वाली जो पॉइंट था उसमें कही गई थी। अब चलते हैं, आप देखते हैं विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन कुपोषण क्या होता है या विटामिन कुपोषण किसे कहा जाता है। तो विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण है जो स्पष्ट नजर आते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके जो लक्षण है वो हमें दिए जा रहे हैं। नीचे जो ये सारणी दी गई है इसके अंदर विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो चलिए इस सारणी को पढ़ते हैं, और इस सारणी को पढ़ना नहीं है, इस सारणी को हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है और याद भी रखना है। ये सारणी पूरी याद रखनी है। इस सारणी के अंदर से हमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो बिल्कुल इस सारणी को हमें याद करना है। तो ये जो सारणी हमें दी हुई है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। तो सारणी 1.1 प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण है। तो देखते हैं ये क्रम संख्या हमें दी हुई है। 1 नंबर जो है वो क्या है क्रम संख्या में, ऊपर में दिया गया है विटामिन कमी से होने वाले रोग के लक्षण, ये हमें चीजें दी हुई है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं विटामिन ए, यानी जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग है, वो रतौंधी। अब देखते हैं जो ये रतौंधी रोग होता है शरीर के अंदर, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, शरीर का कौन सा अंग या
क्या कमजोरी आती है वो देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि जो रतौंधी रोग होता है, और इस रोग का लक्षण क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। यानी ये जो रतौंधी रोग है आंखों से संबंधित है, और ये जब ये किसी को भी ये रतौंधी रोग हो जाता है तो उसे प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता है और रात में भी दिखाई नहीं देता, यानी दिन और रात उसे कोई थोड़ा कम दिखाई देता है या बिल्कुल वो अंधा हो जाता है रतौंधी रोग होने के बाद। तो ये जो रतौंधी रोग है किसकी वजह से होता है, विटामिन ए के कारण है जो ये रतौंधी रोग होता है। याद रखने लायक बात है, ये जो सारणी है पूरी ही अच्छी है, इसे याद रखना, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा, वो है रतौंधी, और इसका जो लक्षण है वो क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर है थायमिन यानी B12। तो ये क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है बेरीबरी। ये बेरीबरी रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है थायमिन की कमी से। तो थायमिन है, इसकी कमी से बेरीबरी रोग होता है, और इसके जो लक्षण है वो क्या है, हृदय धड़कन कम, हृदय धड़कन कम, पेशियां तंत्रिका कमजोर, यानी जो हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, जो धड़कनें है वो कम होने लगती है, लगातार कम होती जाती है, और जो पेशियां है, जो तंत्रिका है, जो नाड़ियां है वो क्या हो जाती है, वो हमारी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, और हृदय की जो धड़कन है एकदम से ये रुक जाती है, थोड़ी थोड़ी चलती है, बहुत कम हो जाती है। और किसकी वजह से, थायमिन की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी आती है तो उस थायमिन के वजह से जो रोग होता है बेरीबरी रोग है, उसके कारण जो हमारी शरीर की धड़कन है, जो हमारे हृदय की धड़कन है वो कमजोर हो जाती है, और शरीर की तंत्रिकाएं नाड़िकाएं जो है वो सारी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। 3 नंबर देखते हैं राइबोफ्लेविन B2, इसका जो नाम है क्या है, B2 वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन B2। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। तो इसकी कमी से क्या होता है कि अगर ये जो हमारे रोग होते हैं तो इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके लक्षण होते हैं मुख के किनारे होठ की त्वचा का फटना या स्मृति में कमी। तो जो हमारी अगर हमारे राइबोफ्लेविनोसिस जो है रोग हो जाता है तो हमारी जो ये होठ की और जो मुख की जो चमड़ियां हैं वो क्या होती है, वो फटने लग जाती है, त्वचा सारी फट जाती है, और जो हमारी जो ये निखार होता है इसकी स्मृति में क्या है, कमी आ जाती है। अगर हमारे राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है तो, और किसकी कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से ये रोग होता है, इसका जो नाम है B2 इसका नाम है वैज्ञानिक नाम। तो 4 नंबर जो चीज है वो देखते हैं, 4 नंबर जो विटामिन है वो देखते हैं B3। नियासिस की कमी से हमारे रोग होता है पेलिग्रा रोग, और इसकी जो लक्षण है वो क्या आते हैं, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। 5 नंबर है जो है एस्कोर्बिक अम्ल यानी विटामिन C, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, और इसकी जो कमी से होता है मसूड़ों में खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। और अब जो 6 नंबर जो विटामिन है विटामिन D, तो विटामिन D की कमी से होता है रिकेटिस, जो इसका नाम है क्या है, रेक्लिसिस फिरोल की कमी से, यानी विटामिन D की कमी से पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, यानी घुटने वो मुड़ जाते हैं और घुटने आसपास से पास आ जाते हैं। किसकी कमी से, विटामिन D की कमी से। कौन सा रोग होता है, रिकेटस, जो पैरों की हड्डियां है वो ऐसे मुड़ जाती है और जो घुटने वो बिल्कुल पास से आ जाते हैं। तो ये जो सारणी है बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इसे हमें जरूर याद रखना है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। तो अब तो पहले तो हम पढ़ रहे थे विटामिन कुपोषण, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण से क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रोटीन कुपोषण, गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं सम्मिलित कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो जो प्रोटीन यानी गरीबी के कारण जो लोग हैं वो अपने शरीर को अच्छा भोजन नहीं दे पाते हैं, संतुलित भोजन नहीं दे पाते हैं, उस कारण से क्या होता है जो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी रह जाती है, और प्रोटीन की कमी होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, जो कुपोषण के शिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुपोषण के प्रोटीन कुपोषण की हम बात कर रहे हैं, तो कुपोषण के कुछ हमें यहाँ पर जो फ्रेम्स है, जो चित्र हमें दिए हुए हैं। चित्र 1.1a यानी क्वाशियोकोर। तो ये क्वाशियोकोर का आपको दिख रहा है लक्षण क्या है, इस बच्चे का जो है पेट थोड़ा फूल गया है। ये किस कारण से हुआ है, ये रोग क्वाशियोकोर की वजह से हुआ है। इस बच्चे को प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाया है, उस कारण से इसका पेट फूल गया है। और इसको कौन सा रोग है, क्वाशियोकोर। तो क्वाशियोकोर रोग किसकी वजह से होता है, वो होता है प्रोटीन की कमी से। और जो 2 नंबर चित्र है हमारा वो है
मेर्समस, तो ये मेर्समस रोग है वो है, ये भी क्या है, प्रोटीन की कमी से हुए, बच्चे के शरीर में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाए, इस कारण से इसका क्या हो गया है, मेर्समस रोग हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे भी देखते हैं। तो हम प्रोटीन कुपोषण की बात करें हैं तो इसके अंदर क्या दिया है हमें, मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर रोग होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमें चित्र दिया है ये क्वाशियरकोर की कमी से जो इस बच्चे को रोग है उसका चित्र है। और इससे ये भी कहा गया है कि जो ये रोग होता है प्रोटीन कुपोषण, ये मुख्यतः है जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको होता है, छोटे बच्चों को होता है, और जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको होता है प्रोटीन कुपोषण है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से क्वाशियरकोर रोग होता है बच्चे के शरीर में, या जो भी होता है उसको क्वाशियरकोर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। तो अब हमें एक और सारणी दी गई है, उस सारणी में क्या है चलिए जान लेते हैं। तो पहले सारणी से पहले हम थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं, जो हमें ऊपर की जो चीजें दी हुई है, जो 2 नंबर पैराग्राफ है, इधर की साइड का जो पैराग्राफ है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली और शुष्क काली धब्बेदार पड़ जाती है और होठ जो होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्लभ हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मेरमस रोग कहा जाता है। यानी बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख बहुत कम लगती है और उसका स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बहुत रीस आने लगती है, बहुत गुस्सा आने लगता है, जो त्वचा है वो पीली काली धब्बेदार और होकर ऐसे फटने लगती है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है मेर्समस रोग। ये भी होता है प्रोटीन की कमी से, ये भी रोग क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। आगे जो हमें दिया हुआ है वो है खनिज कुपोषण, यानी जो मिनरल की वजह से जो हमें कुपोषण होता है, जो रोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, खनिज कुपोषण कहा जाता है। जो खनिज की कमी से हमारे शरीर में रोग होते हैं उसे खनिज कुपोषण कहा जाता है। खनिज कुपोषण के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है तथा इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और गलगंड रोग हो जाता है, यानी घेंगा रोग हो जाता है। तो ये खनिज की वजह से जो रोग होते हैं कि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड यानी घेंगा रोग आ जाता है। और जो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्तचाप है वो कम हो जाता है, हमारे शरीर का जो रक्त है वो काम करना बंद कर देता है। और अगर आयरन की कमी हो जाती है तो चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां क्या है वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां जो कैल्शियम की वजह से क्या होती है, मजबूत होती है। तो यहाँ पर भी हमें एक सारणी दी हुई है, सारणी के अंदर क्या थोड़ा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सारणी 1.2 प्रमुख खनिज तत्व है एवं उनके स्रोत एवं कार्य। तो प्रमुख खनिज तत्व है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रमुख खनिज तत्व है हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या उनका काम है, क्या कार्य करते हैं, कौन सी चीजों को वो मजबूत बनाते हैं, वो इस सारणी के अंदर हमें दिया हुआ है। तो चलिए सारणी को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। क्रम संख्या 1 तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत एवं प्रमुख कार्य। तो 1 नंबर जो है वो है सोडियम, यानी सोडियम का जो क्या है प्रमुख स्रोत क्या है, सोडियम है जो हमें किस चीज से मिलता है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए जानते हैं सोडियम के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो सोडियम का जो प्रमुख स्रोत है वो है सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे व दूध। तो सोडियम हमारे शरीर में कहाँ से आता है, वो आता है मछली से आता है। अगर हम मछली का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी सोडियम की कमी नहीं होने वाली है। अगर आप नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में सोडियम की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि नमक का तो प्रत्येक आदमी सेवन करता है। नमक कौन नहीं खाता, प्रत्येक आदमी खाता है। अगर कोई कम खाता है तो उसके सोडियम जो रोग है उसके होने का सोडियम जो तत्व है उसके कम होने का क्या हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोडियम का प्रमुख क्या कार्य है वो हम देख लेते हैं। मांसपेशियां संकुचन, तंत्रिका आवेश एवं संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, ये इसका कार्य है सोडियम का। कि जो मांसपेशियां संकुचन, मांसपेशियां बहुत अच्छी तरीके से रहती है, उनका जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है। तंत्रिका आवेश में जो आवेश है संचरण है वो चलता रहता है। शरीर का विद्युत अपघटन होता रहता है और उस शरीर का संतुलित बनता जो बनेरा
रहता है, संतुलित एकदम सही रहता है शरीर का, अगर सोडियम उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो। 2 नंबर देखते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या है, जो पोटेशियम है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो ये सभी खाद्य पदार्थों में होता है। जो पोटेशियम है वो सभी जो भी हम सेवन करते हैं वो सभी खाद्य पदार्थों में, यानी जो खाने लायक चीजें होती है उन सभी में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका क्या कार्य है, मांसपेशियां संकोचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, ये इसके कार्य है। 3 नंबर जो चीज है, 3 नंबर जो तत्व है, खनिज तत्व, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें किस चीज़ों से मिलता है वो मैं आपको बता दूं, दूध, अंडे, हरी सब्जियों से हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर आप दूध खाते हैं, अंडे खाते हैं, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम का संतुलन पूरा बना रहेगा। इसका कार्य देख लेते हैं। विटामिन डी के साथ हड्डियों को मजबूत एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कौन, कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम और दांतों को भी मजबूत बनाता है कौन, कैल्शियम। अब देखते हैं 4 नंबर जो हमारा खनिज तत्व वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस हमें किन चीजों से मिलता है, वो मिलता है दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वक्र। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को क्या मिलता है, जो फास्फोरस है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फास्फोरस के जो कार्य है वो क्या है हम देख लेते हैं। कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है कौन, फास्फोरस। तो लौह तत्व है, लौह तत्व है जो ये हमें कहाँ से मिलता है, यकृत, वक्र, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही और हरी सब्जियां और गाजर और गुड़ से हमें क्या मिलता है, लौह तत्व मिलता है, आयरन मिलता है। हरी सब्जियों में अगर मैं आपको से बात करूं तो पालक में लौह है जो तत्व है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। किसमें, जो हरी सब्जियों की बात कर रहा हूं, पालक और आलू के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। तो इसका जो कार्य क्या है वो भी आपको बता दें। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण एवं ऊतक ऑक्सीकरण इसका जो प्रमुख कार्य है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, आयोडीन की। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन हमें मिलता है नमक से, समुद्री भोजन और हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक से हमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और इसका जो कार्य है वो है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। तो फ्रेंड्स ये आज हमने बात कर ली इतने टॉपिक के बारे में। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में, मानव हेल्थ के बारे में। क्योंकि वीडियो है जो वो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, वीडियो लंबा होने के कारण आप भी क्या हो रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे। इसलिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थोड़ी देर रेस्ट करके जो मेरा अगला वीडियो वो आप देख सकते हैं। और मेरे जो आप वीडियो चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देखें तो क्लास 10 की जो विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो उसके अंदर जाकर आप देखें तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ी देर रेस्ट कर अगला वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम लगातार पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग का जो थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाता है, हमारे दिमाग में चीज़ें वो थोड़ी अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाती है, हम जल्दी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर अच्छी तरीके से दिमाग फ्रेश कर पूरा ध्यान लगाकर किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए तो उसे कभी भी नया नहीं भूला जा सकता। तो इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा मानव स्वास्थ्य एंड ह्यूमन हेल्थ, पीने योग्य पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव, ये अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बाद में अगर हम बात करें तो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो दूषित जल है इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। मोटापा के बारे में आगे हम बात करेंगे, मोटापा किस कारण से बढ़ता है, कैसे इसे घटाया जा सकता है। रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे, नशीले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, गुटखा के बारे में पढ़ेंगे, मदिरा, तंबाकू, अफीम और खाद्य पदार्थों में मिलावटों के दुष्प्रभाव। यानी इतने टॉपिक्स है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। बाद में आपको मैं बताऊंगा इसके पाठ के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न है वो भी आपको मैं कराने वाला हूँ, बहुत अच्छी के तरह से कराऊंगा। फिर 2 नंबर पार्ट है, उसके अंदर देखेंगे कि जो सिलेबस के आधार पर कुछ पढ़ने के लिए दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो आपको अगला पार्ट है वो मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा। जब हमारा ये पहला पार्ट पूरा हो जाएगा तो अगला पार्ट हमें पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला पार्ट जब भी मैं आपके लिए इस चैनल पर डालूं तो आपको पता चल सके और अगला जो वीडियो डालूं वो भी आपको पता चल सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।